नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 2024, जिसमें राजस्थान के साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी की, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो जुलाई और अगस्त का जो करंट अफेयर्स है उसको हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो निश्चित तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना 2024 के संबंध में असत्य कथन। आपको ये मेनली फोकस करना है कि सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। तो आपको ये बताना है कि नई स्कीम है लाडो प्रोत्साहन योजना 2024, इसके बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो पहली चीज है कि यह योजना बालिका जन्म और शिक्षा को प्रोत्साहन हेतु लागू की गई है। ठीक है। दूसरा है कि इसके तहत पुत्री के जन्म पर 51,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है। और तीसरा है कि इस राशि का भुगतान 6 किस्तों में किया जाएगा। चौथी चीज है कि गरीब परिवार के बालिकाओं के जन्म हेतु ये राशि दी जाएगी। तो इन चारों में से एक स्टेटमेंट गलत है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बालिका के जन्म को और उसकी शिक्षा को जन्म के समय पैसे दिए जाएंगे और उसके बाद में जो एजुकेशन स्तर है उस पे पैसे दिए जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में पुत्री के जन्म पर 51,000 रुपए दिए जाएंगे। तो यहाँ ये स्टेटमेंट अपना गलत है। तो अपना आंसर होगा आंसर नंबर 2। एक्चुअल में पुत्री के जन्म पर 51,000 रुपए नहीं देकर 1 लाख रुपए का प्रावधान है। ठीक है, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये 1 लाख रुपए 6 किस्तों के माध्यम से दिए जाएंगे, जो बिल्कुल सही है। और गरीब परिवार की जो बालिकाएं हैं उनको इसमें भुगतान किया जाएगा। इसमें आप याद रख सकते हैं कि ये जो 6 किस्तें होंगी, ये 6 किस्तें कब होंगी उसके बारे में अगर हम देखें तो 6 किस्तों में जो भुगतान किया जाएगा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत, पहली जो किस्त जो होगी वो जन्म के समय होगी और जन्म के समय 5,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, पहले जन्म के समय होगी 5,000 रुपए दिए जाएंगे। जब कक्षा फर्स्ट में बच्ची प्रवेश लेगी तो उस समय 4,000, यानी स्कूल प्रवेश के समय 4,000 दिए जाएंगे। फिफ्थ में प्रवेश लेने पे 5,000 दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 10th में 11,000 दिए जाएंगे। 12th में प्रवेश लेने पे 25,000 दिए जाएंगे। और उसके बाद में जब उसकी उम्र 21 साल हो जाएगी तो फिर 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी एक साथ। ठीक है, तो टोटल जो है वो 1 लाख रुपए इस योजना के तहत सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। याद रखना है 5,000 जन्म पे रहेगी, 6 किस्तों में टोटल जो है वो ये राशि भुगतान की जाएगी। तो निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसकी प्रारंभ की तारीख की हम बात करें तो 1 अगस्त 2024 से इस योजना को शुरू कर दिया गया है। 1 अगस्त 2024 से जो गरीब परिवार की बालिकाएं जन्म लेंगी उन बालिकाओं के जन्म पर सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए दिया जाएगा। बजट जो था, बजट घोषणा 2024-25 में इन्होंने इस चीज की क्या करी थी, घोषणा करी थी कि इस तरह से एक योजना लाई जाएगी, जिसको 1 अगस्त 2024 से शुरू कर दिया गया। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है अपना कि हाल ही में यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। देखिए 4 नाम आपको दिए गए, 3 नाम आपको दिए गए, कजा कल्लास, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लाइन। कजा कल्लास, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लाइन। तो हमें बताना है कि यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष किसको बनाया। तो यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष जो है वो वर्तमान बने एंटोनियो कोस्टा। ये पुर्तगाल के पूर्व पीएम रह चुके हैं। पुर्तगाल के पूर्व पीएम है। ठीक है, ये वैसे भारतीय मूल के हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एंटोनियो कोस्टा का नाम याद रखना, पुर्तगाल के पूर्व पीएम। इनको यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया। किसका? ईसी बोलते हैं, यूरोपीय परिषद, यूरोपीय कमीशन जो है ना उसका काउंसिल, यूरोपीय काउंसिल का नया अध्यक्ष इनको बनाया गया। कजा कलास जो है ये एस्टोनिया की प्रधानमंत्री है। कजा कलास एस्टोनिया की प्रधानमंत्री है। और कजा कलास को जो है वो क्या बनाया गया, यूरोपीय आयोग का विदेश सेवा प्रमुख, जो विदेशी समझौतों से संबंधित काम करते हैं उसमें इनको लगाया गया है। और यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो जर्मनी के हैं, उर्सुला वॉन डेर लाइन। ये ईयू के क्या बने हैं,
अध्यक्ष बने। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ये विदेश प्रमुख बने कजाकलास। हमारा आंसर था कि यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष कौन है, तो हमारे लिए यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष है वो पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा है। और उर्सुला वान डेर लेyen जो है इनको ईयू की अध्यक्ष बनाया गया है। यूरोपियन आयोग की जो है ना वो क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुक्ति जोधा योजना। देखिए ये ध्यान से, किस योजना की बात हो रही है, यहाँ मुक्ति जोधा योजना की बात हो रही है। मुक्ति जोधा योजना का संबंध जो है निम्न में से किस देश से है? कौन सा देश है जिसका संबंध मुक्ति जोधा योजना से है? तो पाकिस्तान, दूसरा श्रीलंका, तीसरा अफगानिस्तान और चौथा बांग्लादेश। तो हमारा जो आंसर होगा मुक्ति जोधा योजना कौन से देश से रिलेटेड है? ये बांग्लादेश से संबंधित है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने जून में बांग्लादेश की यात्रा की थी और वहां उन्होंने एक मुक्ति जोधा योजना शुरू की। ये योजना क्या है कि 8 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो मरीजों के लिए फ्री। सरकार इस योजना के तहत 8 लाख तक का इलाज रोगियों को फ्री कराने के लिए बांग्लादेश सरकार को क्या देगी, मदद देगी। ठीक है, तो हमें एक तो ये इनकम जो ये पैसे हैं ये याद रखना है भाई, 8 लाख तक का इलाज इसमें फ्री है। दूसरी चीज हमें याद रखनी है कि ये योजना बांग्लादेश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हाल ही में निर्वाचित अस्थायी सदस्यों, देखिए स्थायी सदस्य हैं वो तो कभी बदलते नहीं है। ठीक है, लेकिन 10 अस्थायी सदस्य, टोटल अस्थायी सदस्य कितने हैं, 10 है। तो इनका जो कार्यकाल होता है इन 10 अस्थायी सदस्यों का, इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। इनका कार्यकाल कितने होता है, 2 वर्ष का होता है। ठीक है, तो हाल ही में 10 अस्थायी सदस्यों में से शामिल किया गया है, शामिल नहीं किया गया। देखिए पहली चीज क्या है कि किसको शामिल नहीं किया गया है, तो भाई यहाँ नाम है पाकिस्तान, पनामा, अल्जीरिया और डेनमार्क। पाकिस्तान, पनामा, अल्जीरिया और डेनमार्क। तो अपना आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। पाकिस्तान को हाल ही में इसमें शामिल किया गया, वेरी मोस्ट बात है। फिर पनामा भी को भी शामिल किया गया और डेनमार्क को भी शामिल किया गया। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो उरुग्वे, क्या नाम उसका, ग्रीस को भी जो है वो इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया और पराग्वे को शामिल किया। ये 5 नाम जो है ना आप याद रखें, तो अपना आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है स्थायी सदस्यों में। अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार, सबसे ज्यादा बार अस्थायी सदस्य बनने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा बार जो है वह अस्थायी सदस्य बन चुका है, सबसे ज्यादा बार अस्थायी सदस्य बन चुका है? तो भाई ये जो नाम है वो पाकिस्तान, भारत, ब्राजील और जापान के नाम। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा कि सबसे ज्यादा बार अब तक जो है वो बना है, कौन बना है, जापान बना है। जापान जो है वो 12 बार जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है, जापान 12 बार। ठीक है, अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील 11 बार सदस्य बन चुका है। भारत की बात करें तो भारत 8 बार बन चुका है और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 7 बार बन चुका है। ठीक है, तो हमें 2 चीजें याद रखनी है कि एक तो जापान का याद रखना है कि जापान 12 बार बना, सर्वाधिक बार है, और भारत बना है कब, 8 बार। सबसे पहले 1951-52 में भारत जो है वो सदस्य बना था और अभी 2021-22 में जो है वो वापस भारत सदस्य बना था। ठीक है, तो ये जो कार्यकाल है वो मात्र कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे जापान। नेक्स्ट चलते हैं, सिप्री रिपोर्ट। सिप्री रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु हथियार संपन्न देश है, ऐसा कौन? देखिए सिप्री जो होती है ना, सिप्री जो संस्था है वो अपनी रिपोर्ट जारी करती है और इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो ये बताती है कि कौन सा देश है जिसके पास सर्वाधिक परमाणु हथियार है। तो टोटल 9 देश हैं। टोटल देश कितने हैं? 9 देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, जो परमाणु संपन्न है। टोटल कितने देश हैं? 9 देश हैं। तो एक आंसर है अपना रूस। आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा किसके पास है। दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका और चौथा चीन। रूस, भारत, अमेरिका और चीन।
ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि सबसे ज्यादा परमाणु संपन्न देश जो है वो कौन सा है। तो अपना आंसर इसमें हो जाएगा रूस। विश्व में सबसे ज्यादा हथियार जो है वो किसके पास है, तो रूस के पास है। सेकंड नंबर अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर आता है अमेरिका का। किसका आता है, अमेरिका का आता है दूसरा नंबर। एक नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पे आता है कौन, अमेरिका। ठीक है, तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत के पास 172 परमाणु हथियार है। भारत के पास कितने हैं, 172 परमाणु। और हमारी प्रतिस्पर्धा किससे है, हमारा जो है वो कंपटीशन किससे है, पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के पास अभी 170 हथियार। कितने हथियार है भाई, 170 हथियार है, याद रखना है, पाकिस्तान के पास 170। सिप्री रिपोर्ट 2024 में ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा रूस के पास है, 2 नंबर पे आता है अमेरिका, 3 नंबर पे आता है चीन, 4 नंबर पे आता है यूके और 5 नंबर पे आता है फ्रांस। ठीक है, 6 नंबर पे भारत आता है और 7 नंबर पे पाकिस्तान आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमें ये इतना याद रखने की जरूरत है, सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन। और भारत की क्या स्थिति है, तो भारत के पास 172 हथियार है, जबकि पाकिस्तान के पास कितने, 170, लगभग बराबर है, कितना कोई ज्यादा फर्क वाली बात नहीं है, 2 हथियार कम से ही। ठीक है, अब आगे अगर हम चलें, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के बारे में आपको असत्य कथन बताना। भाई इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के बारे में। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के बारे में गलत जो कथन है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे पहले ये है कि यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व आर्थिक मंच, ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सॉरी। इसमें कुल 146 अर्थव्यवस्थाओं के लैंगिक समानता का मानकीकरण किया गया है। आपको ये संख्या याद रखनी है, 146 कितनी व्यवस्थाओं का किया गया, 146 का किया गया। तीसरा है कि भारत 2 स्थान फिसलकर 129वें स्थान पर आ गया है। भारत 2 स्थान फिसलकर 129वें स्थान पे आ गया है। और चौथा है कि सर्वोच्च स्थान पर फिनलैंड रहा है। तो हमें बताना भाई इसमें से गलत कौन सा है। तो पहली चीज तो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा ही इसको जारी किया गया है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट को WEF ने जारी किया है। तो ये तो अपना स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी चीज ये है कि 146 देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर उन्होंने ये निर्धारण किया, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरी बात यह है कि भारत की जो रैंक है वो 129 हो गई है, 2 स्थान पिछल कर। भारत 2 स्थान पिछल के 2 स्थान नीचे आई है। पहले 127 पे था भारत और अब कितनी हो गई, 129 हो गई। तो ये बात भी सही है, तीनों सही है। गलत क्या है, चौथा, रिपोर्ट में फिनलैंड का सर्वोच्च स्थान है। फिनलैंड का नहीं भाई, सर्वोच्च स्थान जो है किसका है, वो आइसलैंड का है। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में टॉप पे कौन है, आइसलैंड है। भारत की 129वीं रैंक है, 2 रैंक फिसल के आया है। 146 अर्थव्यवस्थाओं का लैंगिक समानता का मानकीकरण किया गया है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है वो ये रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। तो 4 स्टेटमेंट है, बिल्कुल आप याद रखें। अपना आंसर 4 हो गया, फिनलैंड की जगह आइसलैंड है। आईएसए देखिए सभी, आईएसए का सदस्य बनने वाला 100वां देश कौन सा है। देखिए सबसे पहले आईएसए की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए की फुल फॉर्म होती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका अभी हाल ही में एक देश जो है वो इसका क्या बना है, 100वां सदस्य बना। हाल ही में एक देश जो है वो इसका 100वां सदस्य बना है। तो देखिए इसका जो 100वां सदस्य बना है उस 100वें सदस्य का नाम है फ्रांस, उरुग्वे, पराग्वे और वियतनाम। आप चारों में से अपने को पता करना है
तो आपको ध्यान रखना, अपना आंसर होगा आंसर नंबर 3। पराग्वे जो है वो इसका 100वां सदस्य बनाया है। पराग्वे इसके क्या बनाया है? 100वां सदस्य बनाया है। तो आंसर हो गया अपना 3। ठीक है। और 2015 में जब कोप 21 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप 21 जब हुआ था ना पेरिस में, कोप 21 हुआ था पेरिस में, उस समय 2 देश कौन कौन से? भारत प्लस फ्रांस, भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर जो है वो ISA की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना है 2015 कोप 21 के दौरान भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की। अगर इसके मुख्यालय की हम बात करें कि तो इसका जो मुख्यालय है उसको आप जरूर याद रखें। उसका मुख्यालय है गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव भी बोलते हैं, गुरुग्राम में है। ठीक है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ठीक है, और भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि करक और मकर रेखा, करक और मकर रेखा के बीच में जो देश बसे हैं, इस दूरी में जो देश बसे हुए हैं उनको सौर ऊर्जा के उपयोग में बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा के उपयोग को क्या देना? बढ़ावा देना। तो देख लीजिए कि ये आपका ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोप 21 के दौरान 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया और अब तक 100 देश इसके सदस्य बन चुके हैं। 100वां देश जो है वो कौन सा है? पराग्वे है, पराग्वे। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। हाल ही में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? सबसे पहले तो देखिए प्रोटेम स्पीकर होता है क्या, उस चीज की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल डिस्कशन जब हम इस पे कर रहे हैं क्वेश्चंस पे, तो प्रोटेम स्पीकर में क्या होता है कि अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ये क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 95(1) में जो है ना इसका प्रोविजन किया गया, अनुच्छेद 95(1) में जो है इसका प्रोविजन है प्रोटेम स्पीकर का। ठीक है, ये क्या करते हैं कि जो स्थायी अध्यक्ष जो सदस्य होते हैं ना उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर है भर्तृहरि मेहताब, ओम बिरला, MA आयंगर और KJ अल्फोंस। ठीक है, भर्तृहरि मेहताब, ओम बिरला, MA आयंगर और KJ अल्फोंस। तो साहब अपना इसमें 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर पूछा है, तो ओम बिरला तो बन गए हैं, इसके अध्यक्ष बने हैं, स्पीकर बने हैं। ठीक है, तो इनका तो आंसर आने का संबंधी पैदा नहीं होता, तो इसका आंसर है भर्तृहरि मेहताब, भर्तृहरि मेहताब। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने हैं भर्तृहरि मेहताब। अनुच्छेद 95(1) के तहत इसका प्रोविजन किया गया। ठीक है, आप यहाँ नाम आया ओम बिरला। ओम बिरला क्या बने हैं? इनके लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष बने हैं। और ये कब बने हैं? लगातार दूसरी बार, लगातार सेकंड बार जो है, लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं, लगातार दूसरी बार जो है वो ओम बिरला अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब जब लगातार दूसरी बार की बात आती है तो पहला आदमी, ये प्रथम व्यक्ति थे MA आयंगर। ठीक है, हम बात करते हैं अलग से कि ऐसे व्यक्ति जो लगातार दो बार लोकसभा अध्यक्ष बने, ऐसे व्यक्ति जो लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने, उनका नाम हमें याद रखना है। तो पहला नाम तो हमने अभी ऊपर ऊपर यहाँ पढ़ा, देखो क्या नाम है? MA आयंगर। MA पहले तो ये हो गए MA आयंगर, MA आयंगर, ये तो पहले हो गए। ठीक है, उसके बाद में GMC बाल योगी, GMC बाल योगी। ठीक है, उसके बाद में एक नाम आता है आपका GS ढिल्लो, GS ढिल्लो। ठीक है, फिर उसके बाद में अपना चौथा नाम आता है बलराम जाखड़। ठीक है, और उसके बाद पांचवा नाम आता है नीलम संजीव रेड्डी। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो 5 ही नाम है ना, MA आयंगर, GMC बाल योगी, GS ढिल्लो और बलराम जाखड़, ये 4 लोग तो ऐसे थे जो लगातार बने,
जो लगातार जो है वो 2 कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बने, जैसे अपने ओम बिरला जी बने, ठीक है। ये जबकि नीलम संजीव रेड्डी के क्या हुआ कि ये अलग अलग समय पे 2 बार बने, अलग अलग समय पे 2 बार। नीलम संजीव रेड्डी क्या हुआ कि अलग अलग समय पे 2 बार बने। तो आपको याद रखना है कि लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? एम ए अयंगर, जीएमसी बालयोगी, एम ए अयंगर, जीएमसी बालयोगी, जीएस ढिल्लो, ठीक है, और बलराम जाखड़, ठीक है। और अलग अलग समय पे बने, 2 बार बने, तो नीलम संजीव रेड्डी। और तो ओम बिरला की अगर हम बात करें तो ओम बिरला कितने नंबर के हो गए? 5वें व्यक्ति हो गए। ओम बिरला जो है वो 5वें व्यक्ति हो गए जो लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है ये, क्योंकि आजकल जो परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो लगभग ऐसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। यूनेस्को द्वारा किसे भारत का प्रथम साहित्य शहर घोषित किया गया? भारत का पहला साहित्य शहर किसको घोषित किया गया? किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो देखिए, ग्वालियर, कोझिकोड, त्रावणकोर और लखनऊ, 4 में से आपको जो है वो आंसर बताना है। तो अपना आंसर इसमें हो जाएगा क्या है? साहित्य शहर पूछ रहा है, यूनेस्को ने घोषित किया है, तो साहित्य शहर के लिए अपना आंसर हो जाएगा कोझिकोड। ये देखिए, ये जो कोझिकोड है वो कहाँ पे है? केरल में है, केरल में है कोझिकोड। उसको यूनेस्को ने क्या घोषित किया गया? साहित्य शहर घोषित किया है। आपको याद होगा, आपको एक दूसरा नाम लिया जाए तो अभी याद आ जाएगा, ठीक है। 1498 में वास्को डी गामा नामक एक यात्री आया था, जो पुर्तगाली यात्री था, वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा आया, और वास्को डी गामा जहां पे उतरा था, जिस शहर के उतरा था, उस शहर का नाम कोझिकोड था, ठीक है। और उस समय उसको क्या कहते थे? कालीकट। आपको याद आया होगा कि कालीकट बंदरगाह पे वास्को डी गामा सबसे पहले उतरा था, प्रथम पुर्तगाली यात्री था, ठीक है। तो वही जो कालीकट था, जिसको आजकल कोझिकोड कहा जाता है, उसको किस चीज का दर्जा दिया गया है? प्रथम साहित्य शहर का दर्जा दिया गया। क्यों दिया गया भाई? यहाँ 500 से ज्यादा पुस्तकालय है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भाई यहाँ 500 से ज्यादा लाइब्रेरियां हैं, ठीक है। और वहां पे लोग जो अध्ययन करते नहीं आए कि नायर नाम से जो है ना एक बड़े साहित्यकार हुए थे, मलयालम के लेखक भी हुए थे, उनके लिए भी ये जगह प्रसिद्ध है। तो 500 पुस्तकालय होने के कारण कालीकट जो है, जिसको पहले कहा जाता था, तो 2 चीजों के लिए पॉपुलर हो गया। एक तो वास्को डी गामा आ गया, दूसरा भी इसको साहित्य शहर घोषित कर दिया गया। अगर हम ग्वालियर की बात करेंगे ना, तो यूनेस्को ने इसको संगीत शहर घोषित किया। यूनेस्को ने संगीत, देखो कोझिकोड को तो क्या किया? साहित्य शहर। और ग्वालियर को क्या घोषित किया? संगीत शहर। ग्वालियर को क्या किया? संगीत शहर। तो कोझिकोड और ग्वालियर दोनों आप अच्छी तरह से देखें। नेक्स्ट में हम चलते हैं। यूनेस्को द्वारा किसे भारत का प्रथम साहित्य शहर? ये तो हो गया अपना। नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से कौन से पक्षी अभ्यारण्य को रामसर, वेरी गुड, ये देखिए, ये नाम आपको याद रखना है, रामसर सूची में शामिल किया गया है। भारत के निम्न में से कौन से पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है? रामसर के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले अपने आंसर को देखते हैं। देखिए, नागी, नकटी, उपरोक्त दोनों और जमुई, 3 नाम आपको दे रखे हैं। अब आपको पता ना कि इसमें से कौन से को जो है वो शामिल किया गया है, किसमें? रामसर सूची में शामिल किया गया। तो रामसर सूची में ये जो दोनों हैं, नागी और नकटी, इन दोनों को शामिल किया गया। तो अपना आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, नागी और नकटी दोनों को शामिल किया गया है, ठीक है। अब जमुई भी नाम यहाँ लिखा है, तो उसके लिए भी मैंने कुछ ना कुछ आपको बता देता हूँ कि जमुई बिहार में है। जमुई कहाँ पे है? बिहार में है। और बिहार में झाज वन क्षेत्र है। कौन सा है? झाज वन क्षेत्र, झाज वन क्षेत्र है। और ये जो दोनों घोषित किए गए हैं, ये इसमें ही है। ये जो दोनों स्थल हैं वो इसमें झाज वन क्षेत्र में है, ठीक है। तो जमुई भी उससे मिलता आता है, इसलिए मैंने जमुई ऑप्शन में दे दिया। तो नागी और नकटी 2 जगह को इन्होंने घोषित किया है। और जमुई बिहार के अंदर झाज वन क्षेत्र है, जहां पर ये दोनों स्थल स्थित है, इसलिए जमुई नाम दिया गया। अब रामसर की बात कर रहे हैं।
तो रामसर जो है वो ईरान का शहर है। कहाँ का शहर है? ईरान का शहर है, जहां पर वेटलैंड को बचाने के लिए, आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए जो है आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक कन्वेंशन हुई, एक संधि हुई थी 1971 में। ठीक है, कब हुई? 1971 में। और इस संधि के तहत जो राष्ट्र इसके सदस्य बने, इन राष्ट्रों की संख्या वर्तमान में 172 देश जो है वो इसके सदस्य है। वर्तमान में कितने? 172 देश इसके सदस्य है। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ? 1971 में हुआ। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ, और ईरान का शहर है रामसर जहां पे ये संधि हुई थी, इसलिए इसको रामसर कहा जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमियां हैं, उन आर्द्र भूमियों की सुरक्षा की जाए। उन आर्द्र भूमियों की सुरक्षा करने के लिए, और वर्तमान में 172 देश जो है वो इसके सदस्य है। वर्तमान में 172 देश जो है वो इसके सदस्य है। 172 देश इसके सदस्य है। ठीक है, तो अगर भारत में वेटलैंड की संख्या देखें, देखिए 2 और हो गए ना, तो भारत में 82 हो गई। भारत में वेटलैंड की संख्या कितनी हो गई? 82। भारत में रामसर साइट लिखो आप, वेटलैंड की जगह रामसर साइट जो है वो कितनी हो गई? 82 हो गई। अगर हम विश्व में भारत का क्रम देखें तो 1 नंबर पे आता है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा। 2 नंबर पे आता है मैक्सिको, 2 नंबर पे आता है मैक्सिको। संख्या याद रखने की आपको कहीं जरूरत भी नहीं है। ठीक है, 3 नंबर पे भारत और प्लस चीन दोनों आते हैं। पूरी तरह से याद रखो कौन सा देश भारत के साथ तीसरे स्थान पे है, तो चीन। तो चीन में भी भाई 82 है, और भारत में भी कितनी है? 82 है। वेटलैंड की संख्या जो रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड घोषित की गई है, उनकी संख्या रामसर सूची में भारत में भी 82 है और चीन में भी 82 है। तो दोस्तों अगर हम ये बात करते हैं कि 1 नंबर पे यूके, 2 नंबर पे मैक्सिको, 3 नंबर पे भारत और चीन संयुक्त रूप से है, तो एक चीज और निकल के आती है भाई, राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में है आपकी 2। कौन कौन सी है? एक सांबर झील है, और दूसरा है केवला देव नेशनल पार्क। ठीक है, तो राजस्थान में हो गई 2, और भारत में हो गई 82। 1 नंबर पे यूके, 2 नंबर पे मैक्सिको, 3 नंबर पे भारत और चीन। ठीक है, तो रामसर साइट क्लियर। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्न में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व शिल्प शहर घोषित किया गया? देखिए हमने पहले पढ़ा था विश्व साहित्य शहर। तो साहित्य शहर के लिए तो एक शब्द हमने यूज किया, साहित्य शहर। साहित्य शहर तो कौन सा था? वो था कोझिकोड। ठीक है, फिर संगीत शहर की बात आ गई भाई, तो संगीत शहर में भी हमने पढ़ लिया ग्वालियर। अब एक नई चीज पूछ ली कि शिल्प शहर किसको घोषित किया गया? शिल्प शहर किसको घोषित किया गया है? तो श्रीनगर, जयपुर, मलप्पुरम और मदुरई। ठीक है, अब नहीं की दिया गया है, शिल्प शहर का दर्जा जो है वो किसको नहीं दिया गया है, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो श्रीनगर, जयपुर, मलप्पुरम और मदुरई। तो श्रीनगर को दिया गया, हाल ही में दिया गया, न्यूएस्ट जो है ये है, आपको ध्यान रखना है। सबसे नवीनतम शहर जिसको शिल्प शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा दिया गया है, वहां पश्मीना नामक चीज वो होती है, बुनाई वगैरह का कार्य होता है, तो इसलिए पॉपुलर है। तो श्रीनगर को 1 नंबर आएगा इसमें। ठीक है, न्यूएस्ट है। जयपुर को भी मिला हुआ है, मलप्पुरम को भी मिला हुआ है, तीनों को मिला हुआ है, लेकिन मदुरई को नहीं मिला। किसको नहीं हुआ? मदुरई को। तो अपना आंसर हो जाएगा मदुरई। मदुरई को नहीं मिला है। भारत में 4 शहर ऐसे हैं जिनको शिल्प शहर का दर्जा है। साहित्य शहर और संगीत शहर की तो अपनी बात हो गई। 4 शहर जिसको यूनेस्को के द्वारा शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। तो वो 4 शहर कौन कौन से हैं? जयपुर, श्रीनगर, मलप्पुरम और चौथा है मैसूर। चौथा कौन सा है? मैसूर। और टीपू सुल्तान वाला मैसूर, हैदर अली वाला मैसूर। ठीक है, तो 4 शहर ऐसे हैं जिनको किसका दर्जा दिया गया है, जिनको
शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा मदुरई, क्योंकि मदुरई आंसर यहाँ पे गलत है, मदुरई को जो है वो दर्जा नहीं दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रेरणा स्थल के संबंध में सत्य कथन है। भाई प्रेरणा स्थल अभी चर्चा में रहा था, क्या है ये प्रेरणा स्थल, इसके बारे में आपको सही बात बतानी है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में निर्मित प्रार्थना स्थल, हाल ही में पीएम साहब जो है ना, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। नालंदा विश्वविद्यालय का तो हो सकता है यहाँ का हो। संसद परिसर में निर्मित स्थल, जयपुर का प्रार्थना भवन और महात्मा गांधी की समाधि पर निर्मित भवन। बड़े शॉर्ट तरीके से सीधी से हम बात करेंगे, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2, संसद परिसर में निर्मित स्थल। देखिए हाल ही में राष्ट्रपति महोदय जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया, राष्ट्रपति ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। और इसमें क्या होगा, ये जो प्रेरणा स्थल है इसमें स्वतंत्रता सेनानियों की जो है सेनानियों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। अलग अलग स्थान पे जो प्रतिमाएं लगी है ना, वो सारी प्रतिमाएं इस प्रेरणा स्थल पे लगाई जाएंगी, सारी प्रतिमाएं एक जगह पे लगाई जाएंगी। तो ये संसद परिसर में निर्मित किया गया है। और हाल ही में माननीय जो अपने राष्ट्रपति महोदय हैं उन्होंने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो ये था अपना प्रेरणा स्थल। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है केंद्रीय मंत्री परिषद में राजस्थान से बनाए गए कुल मंत्रियों की संख्या कितनी है। भाई तो मंत्री परिषद, हाल ही में मंत्री परिषद का गठन हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है कुल कितने मंत्री हैं जो राजस्थान से हैं। राजस्थान से संख्या आपको बतानी है, राजस्थान से कुल कितने मंत्रियों की संख्या जो है वहां पे है। तो 2, 4, 5 और 7, 2, 4, 5 और 7। तो अपना आंसर होगा 4 मंत्री ऐसे हैं जो राजस्थान से बनाए गए। अपना अगर चारों के नाम यहाँ पे देखना चाहें तो सबसे पहले आप लिख सकते हो श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद में दूसरा नाम आप लिखिए भूपेंद्र यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। उसके बाद में तीसरा नाम है भागीरथ चौधरी, कृषि मंत्री, कृषि राज्य मंत्री है ना। और चौथा नाम है अर्जुन राम मेघवाल, विधि न्याय और संसदीय मंत्रालय, विधि न्याय और संसदीय मंत्रालय। 4 नाम अपने को याद रखने हैं। ठीक है, तो 4 मंत्री जो है वो राजस्थान से बनाए गए हैं। तो राजस्थान से कुल 4 मंत्री जो हैं वो बनाए गए हैं 18वीं लोकसभा इसमें मंत्री परिषद में, सॉरी। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो पर्यटन संस्कृति मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री है। क्या है, कैबिनेट मंत्री है। भूपेंद्र यादव है, ये भी कैबिनेट मंत्री है। और इसके अलावा ये जो दोनों हैं वो राज्य मंत्री है। ठीक है, ये दोनों राज्य मंत्री है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित सबसे युवा दलित सांसद। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित सबसे युवा दलित सांसद, दलित या महिला सांसद आएगा, सबसे दलित महिला सांसद। ठीक है, संजना जाटव, सांभवी चौधरी, प्रियंका सिंह जरकीहोली और पुष्पेंद्र सरोज। ठीक है, संजना जाटव, सांभवी चौधरी और प्रियंका सिंह जरकीहोली और पुष्पेंद्र सरोज। इसमें आपको ये बताना है कि लोकसभा चुनाव जो है उसमें सबसे युवा दलित महिला सांसद कौन है, सबसे युवा दलित महिला सांसद कौन है। तो साहब इसका आंसर होगा अपना संजना जाटव। संजना जाटव ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि ये राजस्थान से है, भरतपुर राजस्थान से है। कहां से है, भरतपुर राजस्थान से है, इसलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो भरतपुर से जो संजना जाटव जो जीत के गए हैं वो महिला
सबसे युवा दलित महिला सांसद है। सांबी चौधरी का अगर हम देखें तो सबसे युवा महिला सांसद, ये तो कौन सी दलित महिला है, संजना जाटव, तो ये सबसे युवा महिला सांसद, सबसे युवा महिला सांसद है कौन, आपकी सांबी चौधरी। बिहार से है ये, बिहार में है समस्तीपुर, समस्तीपुर बिहार से, ठीक है, समस्तीपुर बिहार से है सांबी चौधरी, तो सबसे युवा महिला सांसद है। प्रियंका सिंह जरकिहोली, वो आदिवासी युवा महिला सांसद, ये आदिवासी युवा महिला सांसद है, ठीक है। और पुष्पेंद्र सरोज जो है वो सबसे युवा सांसद, देखिए पुरुष है तो सबसे छोटे यही है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए संजना जाटव है वो दलित महिला है, सांबी चौधरी है वो महिला युवा सांसद है, प्रियंका सिंह जरकिहोली है वो आदिवासी युवा महिला सांसद है, और पुष्पेंद्र सरोज है वो सबसे युवा सांसद है, ठीक है। तो ये लोकसभा चुनाव में नेक्स्ट में वैज्ञानिकों द्वारा मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 नवीन क्रेटरों के नाम में कौन सा शामिल नहीं है भाई। 3 नवीन क्रेटर खोजे हैं वैज्ञानिकों ने, ठीक है, तो उसमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो नाम दे रखा आपको लाल, मुर्सान, थोरिस और हिल्सा, लाल, मुर्सान, थोरिस और हिल्सा। तो यहाँ पे लाल भी इसमें शामिल है, मुर्सान भी शामिल है और हिल्सा भी शामिल है, लेकिन थोरिस इसमें शामिल नहीं है। 3 क्रेटर खोजे तो अपना आंसर हो जाएगा थोरिस। अब थोरिस क्यों लिखा, थोरिस इसलिए प्रसिद्ध है कि ये ज्वालामुखी क्षेत्र है, थोरिस ज्वालामुखी क्षेत्र है, और इस थोरिस ज्वालामुखी क्षेत्र में ही ये तीनों के तीनों मिले हैं, ये जो तीनों मिले हैं वो इस थोरिस ज्वालामुखी क्षेत्र में मिले हैं, लाल, मुर्सान और हिल्सा। लाल देवेंद्र लाल का गांव है, मुर्सान जो है और हिल्सा जो है वो यूपी के नाम गांव है, उनके नाम पे ये नाम रखे गए हैं। तो नाम याद रखना है हमको, लाल, मुर्सान और हिल्सा। और कहाँ मिले हैं, ये जो मंगल ग्रह में थोरिस ज्वालामुखी है, थोरिस ज्वालामुखी क्षेत्र है उसके आसपास ये खोजे गए हैं। नेक्स्ट में है हाल ही में चर्चा में रहा पुष्पक क्या है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। RAS के लिए तो और भी, RS प्री के लिए तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीधा सा लिखा हुआ है उसमें क्या, तो मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले बात करते हैं पुष्पक क्या है। ये पुष्पक क्या है कि युद्धाभ्यास है, एक लड़ाकू विमान है, इसरो का लॉन्च व्हीकल है और भारत का प्रथम अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से ये है क्या, पुष्पक एक्चुअल में है क्या। तो पुष्पक जो है वो इसरो का लॉन्च व्हीकल है। अब ये RS प्री में क्या लिखा है, RS प्री में स्पष्ट लिखा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, प्री और मेंस दोनों में आती है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अगर करंट का क्वेश्चन आता है तो भाई करंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के हिसाब से तो इसको मोस्ट मान ही सकते हैं। अब ये इसरो का लॉन्च व्हीकल है, ये इसलिए भी ज्यादा मोस्ट है कि ये रीयूजेबल है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। जिसको पुनः उपयोग किया, एक बार इसरो ने ऊपर छोड़ा फिर वही नष्ट हो जाता है, लेकिन ये रीयूजेबल है, ऊपर जाता है वापस आ जाता है। अभी हाल ही में जो है वो कर्नाटक से इसका क्या किया गया, परीक्षण किया गया। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है चित्रदुर्ग, कर्नाटक में चित्रदुर्ग नामक जगह है जहां से इसका क्या किया गया है, परीक्षण किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, और इसका एक्चुअल नाम क्या है, RLVLEX-03 पुष्पक, RLVLEX-03 RLV लॉन्च व्हीकल LEX-03। तो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अपने स्पष्ट लिखा है प्री में, तो सीधी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखें पुष्पक क्या है, इसरो का लॉन्च व्हीकल। अगला है केंद्र सरकार ने राजस्थान में 3 पारेषण योजनाओं को मंजूरी दी है।
इनमें से कौन सा इसमें शामिल है? देखिए केंद्र सरकार ने राजस्थान में 3 पारेषण ट्रांसमिशन जो है सोलर के ट्रांसमिशन के लिए 3 योजनाएं लागू की है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक प्लस राजस्थान दोनों में जो है ना वो मिलाकर सरकार ने 9 गीगावाट की जो है वो दी है। 9 गीगावाट के पारेषण लाइनों की अनुमति दी है। उसमें से अकेले राजस्थान में जो है वो 4.5 गीगावाट, अकेले राजस्थान में 4.5 गीगावाट की पारेषण लाइनों की अनुमति दी गई है। ठीक है, आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है। तो पहला आता है अपना आंसर फतेहगढ़, बाड़मेर, मेड़ता और बड़ला। देखो आंसर ऐसे है कि यूं लगता है कि भाई ये तो गलत हो ही नहीं सकता। अब इसका आंसर अगर हम देखें तो फतेहगढ़ में भी दी है, बाड़मेर में भी दी है, मेड़ता में भी दी है, लेकिन बड़ला में नहीं दी, क्योंकि बड़ला तो सबसे मोस्ट है। भाई बड़ला क्या है? बड़ला तो क्या है कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। बड़ला क्या है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। 2245 मेगावाट क्षमता है, 2245 मेगावाट की सौर क्षमता है। 4 चरणों में ये पूरा हुआ है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इकोनॉमिक सर्वे वाला अपना जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, आधारभूत संरचना के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बड़ला तो सबसे बड़ा सोलर पार्क है, यहाँ पारेषण योजना को अनुमति नहीं दी गई, तो अपना आंसर हो जाएगा ये। दी गई कहाँ पे? फतेहगढ़ में दी गई है, बाड़मेर में दी गई है और मेड़ता रोड में दी गई। यहाँ 1 गीगावाट की, यहाँ 1 गीगावाट की, यहाँ 2.5 गीगावाट की, टोटल मिला के कितने हो गए? 4.5 गीगावाट जो है वो उसकी अनुमति सरकार के द्वारा दी गई है। कहाँ पे दी गई है? इन 3 जगहों पे, और साथ में 4.5 की कहाँ दी गई है? कर्नाटक में दी गई है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक। हाल ही में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए जीएसटी परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में जाती है? सबसे पहले ये तो छोटी सी चीज है, देख लो। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 53वीं बैठक की गई जीएसटी परिषद की। ठीक है, अब इसमें यह है कि इसके कुछ निर्णय लिए गए हैं। अब यहाँ मेरा पर्पस ये है कि आपको वो जो निर्णय जो है जीएसटी परिषद के वो याद हो जाए। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है ताकि कैसे भी पूछा जाए। तो निर्णय लिए गए उसके संबंध में आपको बताना कौन सा गलत है। पहला निर्णय है कि अपील दायर करने हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। अपील दायर करने हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। एसईजेड इकाई को क्षतिपूर्ति उपकर में छूट प्रदान की गई है, बिल्कुल की गई है। सौर कुकर और दूध के डिब्बे पे 18% जीएसटी लगाया गया है। ठीक है, और रक्षा बलों को आईजीएसटी छूट जो है 5 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। ये 4 चीजें जो 4 नियम निर्णय उसमें लिए गए। तो देखिए इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा निर्णय जो है इसमें आपने जो लिखा है स्टेटमेंट वो गलत है। तो अपना आंसर हो जाएगा तीसरा, सौर कुकर और दूध के डिब्बे पे 18% जीएसटी लगाया गया। देखिए उन्होंने जीएसटी तो बढ़ाई है, इन दोनों पे बढ़ाई है, लेकिन 18 नहीं की भाई। 18 की जगह आप इसमें 12। सौर कुकर और जो दूध के डिब्बे हैं उस पर 12% जीएसटी लगाई है, 18 नहीं लगाई है। तो अपना आंसर ये गलत था, इसलिए ये हो गया अपना आंसर। अब अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए सीमा निर्धारण की बात है कि जो मुकदमेबाजी होती है उस मुकदमेबाजी को रोकने के लिए सीमा निर्धारण की गई है। वो किसमें? वित्तीय आधार पे वित्तीय सीमा का निर्धारण किया गया, वित्तीय सीमा निर्धारित की गई। अब वित्तीय सीमा कैसे निर्धारित की गई? 3 इसके वो बढ़ाए गए, अलग अलग 3 टारगेट बनाए गए। भाई 20 लाख, एक तो 20 लाख तक का कोई मामला है, मान लीजिए कोई 20 लाख तक का मामला है तो वो जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण जो है ना, बीस लाख तक का मामला जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निपटाया जाएगा। अगर मामला 1 करोड़ रुपए का है, 1 करोड़ तक, 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का है तो उसको हाई कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मामला 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का है या 1 करोड़ से ऊपर का है
तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो इस तरह से जो है वित्तीय सीमा का निर्धारण, जीएसटी की 53वीं मीटिंग जो हुई ना, 53 मीटिंग, उस 53 नंबर की मीटिंग में ये निर्णय किया गया कि 20 लाख तक का अगर कोई मामला आता है तो वो जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण निबेड़ देगा। अगर 1 करोड़ तक का आता है तो हाईकोर्ट सुनेगा, और अगर 2 करोड़ तक का मामला आता है उस मामले की सुनवाई कौन करेगा? उसकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ठीक है। फिर दूसरा ये था कि एसईजेड को क्षतिपूर्ति उपकर में छूट प्रदान, जो एसईजेड है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उनको क्षतिपूर्ति उपकर में जो है वो छूट प्रदान की गई है। तीसरी हमने बात कर ली भाई 18%, देखिए 12% दिया गया। और चौथा यह है कि आईजीएसटी जो रक्षा बल है, जैसे सेना जो है, उनको आईजीएसटी की जो छूट है वो मिल रही थी, उसमें 5 साल और बढ़ा जाएगा। अब याद रखना है ये छूट जो है वो कब कर दी? 30 जून 2029 तक। ये जो छूट है वो 30 जून 2029 तक कर दी गई। कितनी तक की गई? 30 जून 2029 तक की गई। तो ये जरूर आप याद रखें। नेक्स्ट में अपना है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जो है वो एफडीआई जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, ठीक है, उसके बारे में है। तो उससे संबंधित भारत के संबंध में कौन सी बात जो है वो गलत है, उसकी बात हम यहाँ करेंगे। तो भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28.16 बिलियन डॉलर है। भारत का एफडीआई कितना है? ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28.16 बिलियन डॉलर है। भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 42.97% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, 2023 में भारत की 8वीं रैंक रही है, और यह रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। 3 चीजें यहाँ पे आपके पास में आ गई। ठीक है, ये 28.16 बिलियन डॉलर रही है, 42.97% वृद्धि हुई है, और भारत की जो रैंक है वो कौन सी रही है? 8वीं रैंक रही है। ये रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी की गई। अब इसमें देखिए ये 2 चीजें आपके सही है, लेकिन यहाँ पे ये 2 स्टेटमेंट क्या है? गलत है। पहला ये है कि देखो 42.97% की वृद्धि नहीं हुई, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ होगा, यहाँ कमी हुई है। 42.97% की पिछले साल से जो है इस बार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या हुई है? कमी हुई है। और भारत की रैंक जो है वो 8वीं नहीं होगी, 15वीं है। कौन सी है? 15वीं है। तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। और वैसे यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है तो वृद्धि की जगह कमी करें आप। तो यहाँ पे ये हो गया कि अपना जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो 28.16 बिलियन डॉलर है। पिछले वर्ष से 42.97% की कमी रही है। भारत की 15वीं रैंक रही है। और ये रिपोर्ट जो ना वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में असत्य कथन बताना है। ये योजना पोषण और शिक्षा को बढ़ावा देती है। इसके तहत प्रथम प्रसव पर 5,000 की राशि दी जाती है। निर्धारित राशि का भुगतान 2 किस्तों में किया जाएगा, और सरकार ने ये राशि बढ़ा के 10,000 कर दी है। देखिए ये जो किस्त, ये बात सही है कि पहला जो प्रसव होता है उस प्रथम प्रसव पे जो है वो राशि दी जाती है। 5,000 की राशि का इसमें प्रावधान किया गया है। अब दूसरा यह है कि पोषण और शिक्षा को बढ़ा देती है, ये बात भी इसमें सही है। ठीक है, तीसरा यह है कि निर्धारित राशि का भुगतान 2 किस्तों में किया जाता है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे सरकार ने इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 10,000 कर दिया। देखिए केंद्र सरकार ने तो इसको आज भी 5,000 ही रखा है। केंद्र ने तो कितना रखा है? आज भी 5,000 ही रखा है। भाई 5,000 ही मिलेंगे आपको, ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसमें संशोधन किया, और राजस्थान सरकार ने क्या संशोधन कर दिया? इसको 6500 रुपये कर दिया। इस 10,000 की जगह कितना आएगा? 6500 रुपये। तो आंसर नंबर 4 जो है वो क्या हो गया? अपना गलत हो गया। और यही इसने पूछा था कि असत्य कथन कौन सा है, तो इसका उत्तर हो गया आंसर नंबर 4। ठीक है, तो 6500 रुपए राजस्थान सरकार जो है इसमें आप कितने रुपए देगी? 6500 रुपए देगी। RS प्री जो है
RS प्री 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। RS प्री 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। राजस्थान में 25 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित बालिका स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट निम्न में से किस जिले में नहीं खोले जाएंगे? निम्न में से किस जिले में नहीं खोले जाएंगे? तो 25 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे। पहला जयपुर में, दूसरा बीकानेर में, तीसरा भरतपुर में और चौथा उदयपुर में। देखिए 4 ऑप्शन अपने को दे रखे हैं और 4 में से 3 जिलों में जो है ये खोला जाना प्रस्तावित है। 4 में से 3 जिलों में ये खोले जाना प्रस्तावित है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसमें ये नहीं खोले जाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है वो बीकानेर में नहीं खोले जाएंगे। कहाँ नहीं खोले जाएंगे? बीकानेर में नहीं खोले जाएंगे। एक अभी हमने पिछली वीडियो में बात की थी, अटल इनोवेशन हब जो युवाओं के आइडियाज को जो वो उभारेगा, वो कहाँ खोले जाएंगे? तो वो जो है वो जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में खोले जाएंगे। यानी ये चारों जगह वो खोले जाएंगे। उसमें से सिर्फ आप बीकानेर हटा दो, बाकी 3 जगह जो क्या खोले जाएंगे? बालिका स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। नेक्स्ट में हम चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा असहाय व जरूरतमंद परिवारों के स्मार्ट चिन्हीकरण हेतु, स्मार्ट चिन्हीकरण के लिए जो असहाय और जरूरतमंद परिवार है उनको चिन्हित करने के लिए कि वास्तव में वो किसी योजना में पात्र है या किस किस योजनाओं की वो पात्रता रखते हैं, उसके लिए एक एक्ट लाया गया, एक अधिनियम लाया गया। उस अधिनियम का नाम बताना है हमें। तो पहला है राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम, दूसरा है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, तीसरा राजस्थान जन सेवा अदायगी अधिनियम और चौथा है राजस्थान सामान्य सेवा अधिनियम। ठीक है, इन चारों में से एक एक्ट है जो स्मार्ट चिन्हीकरण के लिए लाया गया। तो उस एक्ट का नाम है राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम, राजस्थान अनुग्रह सेवा प्रदायगी अधिनियम। ठीक है, तो ये आपका अपना आंसर हो गया, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट में है सरकार द्वारा संचालित विश्वकर्मा पेंशन योजना। देखिए राजस्थान सरकार की बात है। ये किसकी बात है? राजस्थान सरकार की बात है कि राजस्थान सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, विश्वकर्मा पेंशन योजना। विश्वकर्मा पेंशन योजना ये बताना कि इसका संबंध किन से है? तो श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर से, कुशल श्रमिकों से, दिहाड़ी मजदूरों से और मनरेगा श्रमिकों से। तो राजस्थान सरकार द्वारा तो विश्वकर्मा पेंशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना का संबंध श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर से। ये जो श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर हैं ये इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं और 60 वर्ष के बाद में जब ये 60 साल के कुछ इनसे कुछ पैसे लिए जाते हैं, प्रीमियम लिया जाता है और 60 वर्ष बाद में उनको गारंटेड जो है वो पेंशन दी जाती है। ठीक है, इनसे गारंटेड पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट है अपना हमें संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा वर्ष 2024 को क्या घोषित किया गया? देखिए 2023 को तो क्या गया था? अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। ठीक है, अब 24 को क्या घोषित किया गया? 24 का बताना है। तो अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, मोटा अनाज, ये तो मैंने बता दिया आपको 2023 को घोषित किया था, ऊंट वर्ष और पोषण वर्ष। तो 2024 को घोषित किया गया अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष। अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष अपने को याद रखना है कि 2024 को यूएनओ द्वारा क्या घोषित किया गया? अंतरराष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान में नवीन जिलों के पुनर्गठन के संबंध में जांच हेतु गठित समिति के अध्यक्ष थे कि पूर्व सरकार ने 19 जिले और 3 संभाग नए बढ़ाए। तो नवीन सरकार आई तो उन्हें ये लगा कि ये जो क्राइटेरिया बनाया गया, ये जो जिले बनाए गए ये सही नहीं है। तो इसलिए सरकार ने कहा भाई इनकी जांच की जाए और इनकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की। हमें ये पता करना है कि उस कमेटी के अध्यक्ष का क्या नाम है। तो ललित के परमार, हबीब खान गोरान, उपेंद्र कुमार और नवीन महाजन। ठीक है, तो अपना जो आंसर होगा वो अपना आंसर होगा ललित के पवार। ये आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं
और इनको जो है वो बनाया गया है। क्या बनाया गया? नवीन जिलों के पुनर्गठन के लिए जांच करने के लिए जो समिति गठित की गई उसका अध्यक्ष इनको बनाया गया। इसके साथ साथ यहाँ एक चीज और याद रखने अपने को, याद क्या रखने की, ये जो कमेटी है वो एक मंत्रिमंडलीय समिति को रिपोर्ट करेगी। ये जो कमेटी है ये रिपोर्ट किसको करेगी? एक मंत्रिमंडलीय समिति को करेगी, और उस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो प्रेमचंद बैरवा। ये जरूरी याद रखना, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, ये यहाँ टप हो जाता है। यहाँ की ये किसको रिपोर्ट करेंगे? प्रेमचंद बैरवा जो डिप्टी सीएम है अपने, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी, ये मंत्रिमंडलीय समिति, जिसको ये कमेटी रिपोर्ट करेगी। ललित के पवार कमेटी जो है वो इसको रिपोर्ट करेगी। तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है कि भाई वो किसको रिपोर्ट करेंगे? प्रेमचंद बैरवा के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाएगी, उसको ये रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, अगला है राजस्थान से राज्यसभा सांसद। देखिए गौर करिए, राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं जो 18वीं लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए। भाई राजस्थान से राज्यसभा सांसद थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनाव लड़ा और वो सांसद बन गए। तो उनका नाम क्या है? ब्रजेंद्र ओला, अर्जुन राम मेघवाल, केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी। तो नीरज डांगी तो वर्तमान में भी राज्यसभा सदस्य हैं, तो इनका तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल